वेलकम टू एक्टिविटी ग्रुप। मैं आपका विकास आप अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आपकी ओ लेवल की क्लास में आज हम बात करेंगे आपका जो सिलेबस है, जो आपका पार्ट नंबर 1 है, यानी कि ओ लेवल M1R5। और इसमें जो चैप्टर आज हम बताएंगे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक में डिजिटल फाइनेंस एंड टूल एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर आपका ये 8th है। लगभग आपका कोर्स खत्म ही है, इसमें ये सारे चैप्टर हो चुके हैं आपका। और उसके बाद ये ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी है। इसके बाद आपको इसकी क्लास होगी। आज हम ये क्लास आपकी पूरी खत्म कर देंगे, जो भी इसमें टॉपिक दिए गए। बहुत ही छोटे टॉपिक है और आप डेली बेसिस पे इनको यूज करते हैं। तो टॉपिक का नाम है डिजिटल फाइनेंस। तो डिजिटल फाइनेंस से आप समझ सकते हैं, एक वर्ड आपको दिया गया है डिजिटल। तो डिजिटल आपका क्या हो गया, और दूसरा आपका फाइनेंस यानी कि अर्थव्यवस्था हो गई, और वित्तीय हो गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कि जो भी आप दैनिक जीवन में इस समय जो आप देख रहे हैं, आज की जो दुनिया इस समय चल रही है, वो आपकी टोटल डिपेंड है किस पे? डिजिटल फाइनेंस पे, जो कि हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं डेली बेसिस पे। मोबाइल हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, आप जिसकी माध्यम से, जिसकी सुविधा से आप कोई भी भुगतान, डिजिटली भुगतान आप कर सकते हैं, वो आपका डिजिटल फाइनेंस सर्विस कहलाता है। यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, परचेसिंग कर सकते हैं, या आप कहीं खरीदारी करने जाते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड्स होते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम होते हैं, उनसे आप पेमेंट निकाल सकते हैं। और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आप डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज के माध्यम से आप कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होती है। और जिसका कि कोई आपका, जैसे कि इसके एडवांटेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं इसके। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सुविधा है वो आपको किस माध्यम में देखने को मिल सकती है? बैंक में लघु फाइनेंस जो संस्थान होती है, मोबाइल ऑपरेटर हो गए, लघु एजेंट हो गए, और नेटवर्क के साथ अन्य सेवा प्रदान करने से मोबाइल फोन्स विक्रय बिंदु, पॉइंट ऑफ सेल उपकरण की उपलब्धता का फायदा उठाने के लिए आपको ये वित्तीय सेवाएं प्रदान करवाती है। तो ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सुविधा है आपके लिए, जो कि डिजिटल फाइनेंस की सुविधा इस समय हम लोग अपने देश में और बाहर भी विश्व में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपकी बेसिकली कहलाती है डिजिटल फाइनेंस। अब इसमें कई तरह के पॉइंट आपके बनते हैं, जैसे कि डिजिटल वित्तीय के 3 प्रकार के आपके मुख्य घटक होते हैं, वो आप समझ लें कौन कौन से 3 मुख्य घटक इसके होते हैं। तो पहला है डिजिटल ट्रांसैक्शन प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म, यानी कि डिजिटल, इसमें जो आपका होगा लेन देन का काम होगा, डिजिटल ट्रांसैक्शन इसमें किया जाएगा। इसमें आपका लेन देन का जो भी काम होगा, कार्यालय का काम होगा, व्यापार का काम होगा, वो सारा काम इसमें हम लोग करेंगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिजिटल ट्रांसैक्शन। इसमें आपका ट्रांसैक्शन किया जाएगा। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है, इसमें दूसरा पॉइंट है रिटेल एजेंट है। रिटेल एजेंट है इसमें, यानी कि रिटेल एजेंट जो होता है आपका, होता है लेन देन के विवरण को प्रेरित करने और प्रदान करने के लिए आपको एक बुनियादी ढांचा डिजिटल उपकरण के रूप में आपको प्रदान करवाता है, जिसके जिसके कारण से आप क्या क्या कर सकते हैं, या ग्राहकों नकदी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित करने के लिए आपको नकदी में बदलने में आपको सक्षम होता है। तो ये हो गया आपका। और इसमें आप देख सकते हैं तमाम तरह के सर्विसेज हम यूज़ करते हैं डिजिटल फाइनेंस के अंतर्गत। जैसे कि पहला हो गया हमारे पास, हम इसमें कार्ड यूज़ करते हैं, यूएसडी सर्विस को यूज़ करते हैं, यूएसएसडी, एईपीएस और यूपीआई और वॉलेट। इन सभी सर्विसेज को हम डिजिटल फाइनेंस के अंतर्गत यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट था हमारे पास डिवाइसेस, यानी कि ग्राहक का डिवाइस मोबाइल फ़ोन की तरह डिजिटल हो सकता है, जो डेटा और सूचना प्रसारित करने का एक साधन है, या आपका जो भुगतान कार्ड यानी कि मशीन्स होती हैं, उनके माध्यम से आप पीओएस टर्मिनल जैसे डिजिटल डिवाइस से जुड़ सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके डिजिटल सर्विसेज के 3 मुख्य भाग। उसके बाद ये जो आपका डिजिटल वित्तीय उपकरण कैसे लोगों के लिए उपयोगी है, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको कम समय में और आप घर बैठे किसी भी कोने में आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। तो इसलिए आपका बहुत ही ज़्यादा आपका ये उपयोगी हो जाता है। अब इसमें जैसे कि अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि जो सर्विसेज दी गई इनके बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले हमारे पास है कार्ड्स। कार्ड आपके क्या होते हैं? तो ये आमतौर पर बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आपके होते हैं, जैसा कि आपको पता है, और जिनके माध्यम से आप कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने, आप उसके माध्यम से उसको भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कार्ड जो है 3 प्रकार के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक हो गया आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। अब इनका क्या क्या मतलब होता है, तीनों को आप समझ लें।
तो इन तीनों की फ़ोटो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, आपको यूज़ भी करते होंगे, आपके वॉलेट में उपलब्ध होगी। तो पहला हमारे पास प्रीपेड कार्ड है। तो ये ग्राहक बैंक अकाउंट से प्री लोडेड होते हैं, जो सीमित लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सीमित लेन-देन इसमें आप कर सकते हैं। इन्हें मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज किया जाता है और उपयोग के लिए इसको सुरक्षित बनाया जाता है। इसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेबिट कार्ड। इसे खाताधारी बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो बैंक अकाउंट से लिंक हुआ होता है। और डेबिट कार्ड इसमें करंट सेविंग, ओवरड्राफ्ट की जानकारी रख पाते हैं और कोई भी खर्च उपयोगकर्ता के खाते में तुरंत काट लिए जाते हैं। तो डेबिट कार्ड के बारे में आपको पता ही है, आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसी, जो भी तमाम तरह की बैंकें हैं, उनके द्वारा जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, आप उनके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान या शॉपिंग किसी भी मॉल में आप कर सकते हैं और उससे आप एटीएम के माध्यम से वहाँ से पैसा भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिट कार्ड। इसे बैंक, रिजर्व बैंक, अधिकृत अन्य कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यदि अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए सक्षम बनाया गया हो और तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डेबिट कार्ड से अलग क्रेडिट कार्ड के मामले में कई ग्राहक अपने बैंक खाते में मौजूद धनराशि की मात्रा से अधिक धन भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त धन निकाला जा सकता है। तो ये हो गए आपके 3 कार्ड जो मैंने आपको बता दिए हैं, सिंपल से हैं। इनकी तीनों फोटो आप देख सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगी, आप घर में हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं वो आप देख लें। अपने कार्ड का उपयोग कभी भी खरीदारी के लिए कर सकते हैं, जैसे कि दुकान हो गया, एटीएम हो गया, वॉलेट हो गया और माइक्रो एटीएम हो गए। ऑनलाइन खरीदारी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड दोनों आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं पीओसी के द्वारा, और सभी प्रकार के यूटिलिटी बिलों का भुगतान आप इससे कर सकते हैं। उपभोक्ता इससे टिकट, ऑनलाइन रिजर्वेशन, बस आदि की सुविधाएं आप इससे ले सकते हैं। उपयोगकर्ता ऐसे किसी भी स्थान पर सेवा को भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। और कार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसको प्राप्त करने के लिए आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक डेबिट कार्ड को बदल नहीं सकते हैं, बदल भी सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, वहाँ पे जाके अप्लाई करना होता है डेबिट कार्ड के लिए, और आपको विद इन 1 वीक के अंदर आपको ये मिल जाता है। इसके बाद अपना पासवर्ड आप बना के एटीएम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कार्ड्स के बारे में। आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास है यूएसएसडी। क्या होता है इसको भी देख लेते हैं और सिलेबस के अनुसार चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसके बाद हमारे पास है वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद हम फिर आएंगे इस पर यूएसडीडी वगैरह पे, क्योंकि हमारे पास ये बाद में है। पहले हमारे पास है वन टाइम पासवर्ड। अंडरस्टैंडिंग वन टाइम पासवर्ड आपका क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सिंपल सा है, नामी से है OTP। आप डेली बेसिस पे अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, आप कोई भी बैंक की सर्विसेज जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज करना, या कोई भी आप ऑनलाइन काम करते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें आपको OTP जनरेट किया जाता है। इसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। यानी कि एक एक कोड आपको दिया जाता है 6 से 7 अक्षर का, जो कि जब आप डालेंगे तभी आपका वो पेमेंट वहाँ से ट्रांसफ़र होगी, एक्सेस होगी। यानी कि आप कोई भी ऑनलाइन परचेज खरीदारी कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, आपने सारी डिटेल डाल दी, लास्ट में आपसे हाई सिक्योरिटी कोड की डिमांड की जाती है, जो कि आपके मोबाइल बैंक अकाउंट से आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी होती है। और जैसे ही आपके पास OTP आता है आपके फ़ोन पे और आप वो मैसेज को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं वेबसाइट पे, तो वो आपका एक्सेस कर लेता है। तो आपका जो मोबाइल है वो बैंक से कनेक्ट होता है एक तरह से। तो बैंक से कनेक्ट होने के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से जो भी पैसे कटने होते हैं वो OTP के बाद डालने के बाद ही आपसे कट जाता है, जो कि एक सिक्योर कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि कोई और आपका पैसा ना निकाल ले या यूज़ ना कर ले। इसलिए आपको हर बार एक यूनिक, एक नया OTP जनरेट करके दिया जाता है, जिसको कि आपको शेयर नहीं करना होता है और इसको आपको अपने पास ही रखना होता है। और इसकी जो सीमित होती है मिनिमम आपकी 30 सेकंड या 60 सेकंड तक की वैलिडिटी के अंदर ही आपको इसको अपने मोबाइल में यूज़ करना होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, जहाँ भी आप पेमेंट भुगतान कर रहे हैं वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना होता है। इसके लाभ क्या होते हैं? वन टाइम पासवर्ड के आम गड़बड़ी से बचा जा सकता है, जो कि IT प्रशासन और सुरक्षा प्रबंधकों को पासवर्ड सुरक्षा के समान आपका रखता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जिससे कि आपका जो बैंक अकाउंट है और आपका मोबाइल है, सारा चीज़ आपका खाता जो है आपका वो सिक्योर रहता है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वन टाइम पासवर्ड हो गया, डिजिटल फाइनेंस हो गया, उसके बाद है और क्यू आर रिस्पॉन्स कोड आपका क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो क्यू आर रिस्पॉन्स कोड क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि क्यू आर रिस्पॉन्स कोड, अब जरा इसका इमेज निकालते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने क्यू आर कोड, इस तरह से तमाम कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, क्यू आर कोड आपके क्या होते हैं। तो क्यू आर कोड एक प्रकार का मैट्रिक बार कोड या दो आयामी बार कोड होता है, जिसको कि हमने डेवलप किया था 1994 में जापान के मोटर वाहन उद्योग के लिए इसको डिजाइन किया गया था। यानी कि एक बार कोड पर एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल होता है, यानी कि इसमें ऑप्टिकल लेबल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इसको जब आप स्कैन करेंगे तो वहां से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं और इसके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें तमाम तरह के ऑप्शन आपको इसमें लोकेशन कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली इसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि क्यू आर रेस्पॉन्स कोड जापान में पहली बार 1994 में इसका डेवलप किया गया था। आइडेंटिफिकेशन के लिए, टाइम ट्रैकिंग के लिए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और जर्नल मार्केटिंग के लिए इस कोड का हम लोग यूज करते थे। और इस समय तो हम लोग इसको पेमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। आप स्कैन किया, आपके अकाउंट से ये क्यू आर कोड एक्टिवेट है, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो आप वहां से डायरेक्टली इसमें स्कैन करके भी पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्यू आर कोड है। आगे हमारे पास यूपीआई है, अनडिफाइंड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या होता है आपको बता देते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म नोट कर लें, फुल फॉर्म इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछ जाएंगे। जैसे ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका क्या होता है। तो यह एक ऐसी प्रणाली होती है जो कई बैंकों को एक ही एप्लीकेशन में किसी भी भाग लेने वाले बैंक जो आपकी होती हैं, जो कई बैंकिंग सुविधाओं को मर्ज करके सीमलेस फंड जो आपका राउटिंग होता है उसको भुगतान करने के लिए आपको सुविधा प्रोवाइड कराती है। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं, आपके समय इस समय जो सुविधा चल रही है, इस समय जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो आपकी किस बेस पे है, यूपीआई बेस पे है। यानी कि यूपीआई के माध्यम से आप एक ही बैंक में तमाम तरह की सुविधा यानी कि पेमेंट को ट्रांसफर करना, जैसे कि आप यूपीआई के माध्यम से आप पेटीएम हो गया और भारत हो गया, भीम हो गया, पे हो गया, सभी तरह के ऐप को हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मिक्सअप जो आपका कह सकते हैं, एक तरह से एक मर्ज करके जिसको बनाया गया है वो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका नाम रखा गया है। इसके ये आपका यूनिक क्यों होता है, हाउ इट इज़ यूनिक, यानी कि यूनिक क्यों है। तो मोबाइल डिवाइस के द्वारा घड़ी के 24 घंटे 365 दिन आप इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये आपकी हो गई, यूपीआई के माध्यम से 24 घंटे आप इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी खाते से पहुंचने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को आपको यूज करना होता है और सिंगल क्लिक पर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा आप इसमें जो है पेमेंट को कर सकते हैं। और दोनों और क्या है इसमें, यूटिलिटी बिल भुगतान, काउंटर पेमेंट, बार कोड स्कैन भी आपको इसमें मिलता है और सीधे मोबाइल ऐप से आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं, जिससे कि आपका ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो बेनिफिट ऑफ किस प्रकार से, ग्राहकों को निर्बाध निधि संग्रह आपको प्रदान करता है, यानी कि सीमलेस फंड कंसनल, नो रिस्क टू स्टोर कस्टमर, यानी कि आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है आप, और ई पे भुगतान, आई पेमेंट ऐप के माध्यम से आप पेमेंट कहीं भी कर सकते हैं। तो इसको आपको रजिस्टर्ड करना होता है, अपने बैंक से लिंक कराना होता है और उसको जब लिंक करने के बाद, आधार कार्ड से लिंक करने के बाद, मोबाइल नंबर से लिंक करने के बाद ये आपकी एक्सेस करने लायक हो जाती है। तो इसको आपको इस प्रकार से इसमें सेंडिंग, रिसीव और स्कैन और पे का ऑप्शन मिलता है और इसको आप आसानी से किसी भी ऐप में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी यूपीआई। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है एईपीएस, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ये आपका अभी लागू हुआ है, लेटेस्ट फंक्शन आप कह सकते हैं। यानी कि आधार जिसका कि नाम है आधार इनेबल प्रणाली सिस्टम, यानी कि एपीएस का अर्थ होता है आधार इनेबल भुगतान प्रणाली और एईपीएस एक नई भुगतान सेवा है जो आधार का उपयोग करके बैंक वित्तीय संसाधनों को भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा विकसित की गई। यह प्रणाली एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो कि आपका जो है
आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए किसी भी बैंक के बिजनेस कॉरपोरेशन बैंक के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल और माइक्रो एटीएम व ऑनलाइन वित्तीय लेन देन की अनुमति आपको देता है। तो इसके बेनिफिट क्या है आपके, तो बैंक के साथ साथ गैर बैंकिंग लेन देन बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के माध्यम से इसको आप यूज कर सकते हैं, और एक बैंक से बैंकिंग का करस्पॉन्डेंस अन्य बैंकों के लेन देन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो तमाम तरह की इसमें फैसिलिटी आपकी होती हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं AEPS। ये भी आपको दिखा देते हैं। AEPS आप डालेंगे यहाँ पे, आधार इनेबल बेस्ड सिस्टम। तो ये आपकी सर्विस है। आपको इसमें बेसिकली करना क्या होता है, आपको जाना होता है जहाँ भी इसके ऑफिस या केंद्र होते हैं, वहाँ पे आपको जाके अपना अंगूठा स्कैन करना होता है और आप वहाँ पे जाके पैसे निकाल लेते हैं। अपने आधार कार्ड आपको ले आना पड़ता है, अपना अंगूठा बायोमेट्रिक देना होता है, और आप उसके बाद इससे पैसा आप ले सकते हैं जितना भी आपको ट्रांजेक्शन करना होता है। तो ये इसकी सर्विस है, आपने यूज़ की होगी। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में इसका ज़्यादा देखने को मिल सकता है सफल उपयोग। तो इसमें बेसिकली माइक्रो एटीएम पर जाएं और विभिन्न विकल्प चुने गए, जैसे कि कैश ड्रॉ, डिजिटल कैश पे चेक करना या पिन नंबर दर्ज करना होता है। फिर आपको उसमें आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होता है और फिंगरप्रिंट स्कैन करनी हो, तो उसके बाद आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कैश को डिपॉजिट कैश जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, और आधार कार्ड तो आधार कार्ड में, यानी कि एक आधार कार्ड से दूसरे आधार कार्ड में इसमें आप पेमेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बेसिकली कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी डिवाइस होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है USDD, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखते हैं। USSD क्या होता है, यानी कि जो आपका मोबाइल होता है उसमें आप देखते हैं *123 हैज, *121 हैज, *99 हैज, इस प्रकार के कोड होते हैं, 11 हैज। तो उनके माध्यम से आप किस प्रकार से अपने पेमेंट का भुगतान वगैरह कर सकते हैं KYC के माध्यम से, नो योर कस्टमर। तो वो ये सुविधा आपको प्रोवाइड करती है USSD, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो इसको हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं बेसिकली, तो इसका जो कोड, सर्विस कोड बनाया गया देश भर में, वो बनाया गया *99 हैश सेवा आपकी शुरू की गई थी बैंकिंग सेवा के लेन देन के लिए, और बैंकिंग ग्राहक अपने मोबाइल फोन पर *99 का सभी टेलीकॉम सर्विस के लिए समान नंबर आपको एक दिया गया था, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू के माध्यम से लेन देन का लाभ इसमें आप उठा सकते हैं, जो कि 12 विभिन्न भाषाओं में आपको पहुंचा देता है। और इसके कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको नया खाता खोलने के लिए आपको KYC अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना होता है, वहाँ जानकारी देनी होती है, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक करना होता है। उसके बाद आपको रजिस्टर करना होता है USDD मोबाइल बैंकिंग अपनी। उसके बाद आपको मिलेगा मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आपको गेट पिन मिलेगा, एम पिन। उसके बाद आपको लेन देन के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा आपकी MMID को। उसके बाद एम पिन यानी कि डायल करना होगा *99 और रजिस्टर्ड करना होगा अपने मोबाइल नंबर को, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, पहला हो गया आपका बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट नंबर पे, आधार नंबर पे, और अपनी MMID जान सकते हैं, और अपनी एम पिन को जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप OTP को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मनी ट्रांसफर हो गया, बैलेंस चेक हो गया, माई ट्रांजेक्शन होगा, ये तमाम फीचर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें आप कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम 5,000 एक दिन में, और 50,000 साल भर में। आप इसमें सिर्फ SSD कोड के अनुसार, अगर आपके बैंक से लिंक होगी ये आपका मोबाइल नंबर और आपका जो डिवाइस होगी, एप्लीकेशन होगी, तो आप इसको, आपको जो GSM नंबर होगा वहाँ से बैंक से अटैच होगा, तो आप जैसे *99 दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे तमाम, और फिर आप उसमें बैलेंस का भुगतान वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आपका ये। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सिंपल से थे, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है आपका कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई बैलेंस, ये मैंने आपको बता दिए। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपके किस प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ एक बार से, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। PDF चलते हैं, PDF हमारे पास अवेलेबल है। तो ये USD है इसके मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं। ई वैलेट है, POC पॉइंट ऑफ सेल इंटरनेट बैंकिंग है,
और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ख़त्म ही है टॉपिक आपका। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे। आगे चलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को छोड़ते हुए अब हम आते हैं सीधे ई वैलेट पे। ई वैलेट आपका क्या है? आपका ई वैलेट यानी कि ऑनलाइन आपका जो है एक वैलेट है, जिसमें कि आप कुछ अमाउंट स्टोर करके रखते हैं। अभी मैं आपको फिर से यहाँ दिखा दे रहा हूँ ई वैलेट क्या होता है। ई वैलेट सर्विस क्या है? तो एक तरह से आपका ऑनलाइन एक तरह का पर्स होता है, वैलेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक आपका वैलेट है, जिसमें आप कुछ अमाउंट स्टोर करके रखते हैं। और जब भी आप कहीं रास्ते में जाते हैं, आपको अपने साथ पर्स रखने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास ई वैलेट होता है और आप अपना अकाउंट को लॉगिन करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं या पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ई वैलेट कहते हैं। और आपके पास ऑफलाइन वैलेट होता है, जो आपके पर्स में होता है, जिसमें आप नोट लेके घूमते, हो सकता है वो गिर जाए, खो जाए या कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सिर्फ मोबाइल की ज़रूरत होती है और आपको कई तरह की इसमें ऐप आपकी आती है, तमाम तरह की टेस्ट मोस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि बूस्ट हो गई, ये तमाम तरह की जो ऐप यहाँ पे दी गई, इन ऐप का इस्तेमाल करके आप किसी भी, जैसे कि पेटीएम होगा, कीवी हो गए, तमाम तरह की मोबाइल ऐप आती हैं। इनका यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट निकाल सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसका पेमेंट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी और रिस्क इसमें होता है। दुकानदारों से आपको इसमें बचाना पड़ता है अपने पासवर्ड वगैरह को। बस इतना आपको इसमें आपको ध्यान देना, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, आपका ई वैलेट हो गया, आपका मोवी कीवी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका सर्टस हो गया, आईटीएस कैश हो गया, और पॉकेट हो गया आईसीसीआई का, बडी हो गया, एसबीआई बडी हो गया आपका, और एचडीएफसी पेज ऐप हो गया। ये सारी जो ऐप हैं आपकी कौन सी हैं? ई वैलेट ऐप आपकी कहलाती हैं। और सब में आपका अलग अलग फीचर होता है, लेकिन आप इसमें सभी मोबाइल रिचार्ज, डी2एच रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। और मिनिमम इसमें लेन देन आपका 50,000 से 1 लाख तक के बीच में आपका हो जाता है। तो ये हो गया आपका ई वैलेट का काम। उसके बाद है पीओएस। क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। ये और इजी है। तो पीओएस आपका क्या है, ये भी आपको दिखा देते हैं, डिवाइस किस प्रकार की होती है। पीओएस, तो इस प्रकार की एक डिवाइस होती है आपकी पॉइंट ऑफ सेल। जैसे कि आप देखते होंगे, जब आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार की मशीन लगी होती है। और आपको जो ग्राहक होता है, वो आपको, जो मकान दुकानदार होगा, वो आपको सारा आपका सामान लेके लिस्ट बना के इस प्रकार की मशीन के आपको पेमेंट करने को देता है। और आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से स्क्रैच करके वहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल है, एक एक खुदरा लेन देन पूरा होने का समय और स्थान है। और यह एक बिंदु है जिस पर ग्राहक माल के बदले या किसी सेवा के प्रावधान में व्यापारी को बड़े भुगतान करता है। और इसमें क्या एडवांटेज क्या है इसमें? यानी कि जो पॉइंट ऑफ सेल है, इसमें खरीद का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा वह स्थान है जहां पर ग्राहक सेवाओं के लिए भुगतान करता है और जहां बिक्री देय हो सकती है। तो इसके भी आपके इसके हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें आपको समझाया गया है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, टैबलेट हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, क्रिएट एंड रीड। इसमें आपको जो डिवाइसेस यूज होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। यानी कि इसके साथ साथ जो हम लोग ऐड करेंगे, आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका टैबलेट हो गया। उसके बाद हम लोग बार कोड स्कैनर इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि साथ में होगा, जैसे कि आपका कोई सामान है, उसको आपने स्कैन कर लिया और उसका प्राइस इसमें आपका आ जाता है। और क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है आपका, उसको रीड करने की ये मशीन होती है। इसके साथ जो यूज़ करते हैं, उसके बाद रिसिप्ट प्रिंटर होता है। इसी में प्रिंटर भी आपका लगा होता है, जिससे कि आपको रिसिप्ट मिल जाती है। तो ये पूरा आपकी गैजेट्स आते हैं, डिवाइस पूरी आपकी इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है पूरा। और इसमें कैश ड्रॉल करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये पूरी एक तरह से कंप्लीट मशीन होती है, जिसको कि हम लोग पीओएस बोलते हैं। ये बेसिकली मॉल वगैरह में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग आपको पता है एक बहुत ही बड़ा साधन है, जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान करते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसके स्टेटमेंट देख सकते हैं। कुछ भी आप काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन भुगतान, पेमेंट करना, पेमेंट को भेजना, रिसीव करना, पासबुक एंट्री देखना या पासवर्ड बनाना, प्रोफाइल को एक्टिवेट करना, इंटरनेशनल पेमेंट करना, ये सारा काम आपका इंटरनेट बैंकिंग यानी कि INB के माध्यम से आप कह सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इसमें जो आपकी प्रणाली काम करती है, वो पहली आपकी हो गई, वो हो गई आपकी इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम यानी कि केवल सूचना प्रणाली। दूसरी हो गई आपकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना अंतरण प्रणाली। तीसरी हो गई फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शनल
सिस्टम। तो ये 3 प्रणाली है जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से काम करती हैं, जो कि शाखा स्थान बैंक इत्यादि उनकी विशेष ऋण और जमा गणना की वेबसाइट की जो जानकारी होती है, सारी आपके बैंक के डेटा वो वेबसाइट पे आपका डाल दिया जाता है, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, जब आप एसबीआई की लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, और आप जैसे उसमें पासवर्ड इंटर कर देंगे तो आपको सामने एक प्रोफाइल ओपन हो के आएगी, जिसमें आपका पूरा बैंक का ब्यौरा होगा, और वहाँ से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं, प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, आधार को लिंक करा सकते हैं, और पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सारा चीज़ें आप पूरा ट्रांजैक्शन अपना चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी इंटरनेट बैंकिंग है जो आप यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप, जैसे कि मान लीजिए आपको ये फॉर्म भरना है, उसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ अपने अकाउंट से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको मोबाइल में ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, इसमें आपको डेबिट कार्ड के नंबर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे जाके किसी भी बैंक में, वहाँ पर जाके आपको प्री प्रिंटेड की नंबर लेना होता है, और अपने बैंक अकाउंट कोई भी ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिस भी कंपनी की, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको उस प्री प्रिंटेड यूज़र किट आईडी जो आपको मिलती है, जो आपको डुप्लीकेट आपको मिलता है, उसको फर्स्ट टाइम डालना होता है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी बनाना होता है। उसके बाद आप उसको अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, और वो लास्ट पेमेंट आपकी तभी एक्सेस होगी जब आपको ओटीपी जनरेट होगा। तो ये आपका बेसिकली है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप तमाम तरह के कार्य घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो अगर आपको पेमेंट कहीं ट्रांसफर करनी है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें भी आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको ऑप्शन क्या-क्या मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के रूप में एनईएफटी हो गया, आरजीटीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया। तो ये सारी सुविधाएँ आपको इंटरनेट बैंकिंग में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आपका एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, इसके माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। 24 घंटे और 365 दिन ये आपकी काम करती है। अगर इसमें बैलेंस होगा तो ही आपका निकलेगा, जो कि आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से इसमें पैसा निकाला जा सकता है। 3 बार से अधिक अगर आप उसी कंपनी में निकालेंगे तो आपका पैसा कटेगा। ये सारी नॉर्मल चीज़ें आपको पता है। अगर आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें आपको समझाने या रटवाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो है ई बैंकिंग के माध्यम से आप क्या क्या इसमें सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें बिल पेमेंट सर्विस कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कस्टमर को यूज़ कर सकते हैं, रेलवेज के पास को या इंटरनेट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, प्रीपेड शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें जो है आपका जो है यूज़र आईडी पिन होता है, और ईमेल एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, इनको आपको थोड़ा सिक्योर करके रखना होता है, अपडेट करना होता है पासवर्ड वगैरह को, और कुछ सिक्योर पासवर्ड आपको इसमें बनाना होता है। इतनी चीज़ें हैं इसमें बेसिकली, और इसके एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको हम लोग कहते हैं एनईएफटी। एनईएफटी इसको डालकर देखते हैं यहाँ पे। तो एनईएफटी यहाँ पे क्या है, आपके सामने आ चुका है। ये एक तरह से कि आपकी सुविधा है जिसको एनएफटी कहते हैं, जिसको आप बहुत ही स्पीड के माध्यम से किसी भी बैंक पे आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को। इसमें आपको सिर्फ अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर के नाम की ज़रूरत आपको इसमें पड़ती है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो अकाउंट खाता धारक का नाम और आपका उनका आईएफएससी कोड और उनका अकाउंट नंबर, 3 चीज़ें आपको डालनी होती है। उसके बाद अमाउंट डालनी होती है, और आप 24 आवर इसको एनईएफटी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ आपकी टाइमिंग लिमिट होती है, और जैसे कि ये आपकी सर्विसेज काम करती है 9 बजे से शाम 6 बजे तक, इस प्रकार से आरबीआई के जो रूल के अनुसार। तो उसके माध्यम से आप इसमें जो मिनिमम ट्रांजेक्शन पर आप कर सकते हैं 50,000 तक आप इसमें जो है पैसा भेज सकते हैं, बहुत ही फास्ट है। ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये जो एनईएफटी, आरटीआई और आईएमपीएस है, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बेसिकली इसमें कुछ जैसे कि पेमेंट गेटवे आप देखेंगे तो मिनिमम 1-2 लाख, और इसमें जो इसकी लिमिट दी गई है वो यहाँ पे दी गई है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा आपको मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जब आपके में होगी तभी ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एनटीएफटी जो आपकी है 24 घंटे आपकी काम करती है। ये आपको जो बनाई गई थी फंड के अनुसार 16 दिसंबर से आपकी 2019 से ये 24 घंटे तक आपकी काम करने के लिए इसको बनाया गया। तो इसके उपयोग क्या है,
तो इसमें जो आपका है रिमीटर को लाभार्थी यानी कि दी रिमीटर डर नॉट सेंड फिजिकल चेक, यानी कि आपको इसमें चेक वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली किसी भी खाते को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको पता है, बेसिक इजी चीज़ें हैं, इसको मैं आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में समझाऊंगा नहीं। उसके बाद आपका है IFSC है। IFSC क्या है? ये भी आपका फंड ट्रांसफ़र है। देखिए इसमें जो आपका 11 अंकों का कोड होता है, जो कि 4 अल्फ़ा होते हैं आपके, और एक शून्य होता है, और ये भी आपका NEFT की तरह ही आपका काम करता है। उसके बाद आपका है RTGS। RTGS भी आपका एक फंड ट्रांसफर का सिस्टम है, जो कि ओनली 8 बजे से शाम 4 बजे तक आपका ये काम करता है, लेकिन ये जो है आपका 24 घंटे कार्य करने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये आपका बेसिकली इसमें डिफरेंट हो जाता है इन तीनों सर्विस में। और इसमें जो है मिनिमम 2 लाख रुपए तक का आप ऊपरी सीमा नहीं भेज सकते हैं। तो ये आपको दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बेनिफिट है आपके, इसमें आपको हस्तांतरण और सेफ सिक्योरिटी आपको मिलती है। RTGS लेन देन का कोई राशि कैंप आपको नहीं देना होता है, तो तमाम तरह के इसमें आपको लाभ मिलते हैं। उसके बाद है जो है हमारे पास लास्ट है, जो कि है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको कहते हैं IMPS। इमीडिएट का मतलब है आप तुरंत, आपको अगर भुगतान करना है किसी को भी, तो इमीडिएट ये आपकी 24 आवर आपका काम करती है। छुट्टी हो उसमें भी आपकी काम करती है, और मोबाइल हो, इंटरनेट बैंकिंग, ATM चैनल, ये सभी में आपको IMPS सर्विस की सुविधा मिलती है। इसमें आप मनी को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और ये आपको सुविधा मिलती है QSAM यानी कि क्वेरी सर्विस और आधार मैपर में भी, जिसमें कि *99*99# के माध्यम से भी आप IMPS को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्विस इसमें होती है। तो आशा करते हैं आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। लास्ट टॉपिक है ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या है? ऑनलाइन भुगतान करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक सेवा के माध्यम से, जिसको कि आप इंटरनेट बैंकिंग हो गया, और आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, किसी मोबाइल ऐप, ई-वॉलेट के माध्यम, किसी माध्यम से ऑनलाइन बिल का जो भुगतान करना है, वो आपका ऑनलाइन भुगतान किसी भी तरह का हो सकता है। राशन का हो सकता है, पानी का हो सकता है, बिल का हो सकता है, टीवी रिचार्ज हो सकता है, मोबाइल रिचार्ज होता है, इंटरनेट रिचार्ज हो सकता है, गैस रिचार्ज हो सकता है, किसी भी प्रकार का आप उसमें रिचार्ज शामिल कर सकते हैं। आपका टिकट रिजर्वेशन हो गया, कोई फॉर्म की पेमेंट हो गई, तमाम तरह के काम आपके ऑनलाइन बिल पेमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिकली डिजिटल फाइनेंस की है, जो इस समय आपके लेटेस्ट मार्केट में चल रही है, जो कि आपको यूज़ करना ही है। अगर आप दुनिया किसी कोने में भी जाते हैं, तो आपको ये सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे और जल्दी से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यही थी आज की क्लास। आज का ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ये आपको सारी चीज़ें पता है पहले से। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग गाँव में रहते हैं, जिन लोग ये अभी तक यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।